हाँ भाई, शुरू किया जाए। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हमारे आपके बीच में बातें चल रही थी। मैंने बताया था एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो एनिमल अमोनिया का एक्सटीशन करते हैं उन्हें क्या कह रहे थे, अमोनोटिलिक कह रहे थे। जो एनिमल यूरिया का एक्सटीशन करते हैं उन्हें यूरियोटिलिक कहते हैं। और जो एनिमल यूरिक एसिड का एक्सटीशन कर रहे थे उन्हें क्या कहते हैं, यूरिकोटिलिक कहते हैं। मैंने पिछली क्लास में तुम्हें बताया था जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन सा होता है, अमोनिया होता है। और अमोनिया के एक्सटीशन के लिए लार्ज अमाउंट में यूरिया का, लार्ज अमाउंट में वाटर की ज़रूरत होती है। इसीलिए जनरली एक्वेटिक एनिमल अमोनिया का एक्सटीशन करते हैं। अगर तुमसे पूछा जाए लीस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस कौन सा है तो यूरिक एसिड है। और यूरिक एसिड के एक्सटीशन के लिए बहुत कम मात्रा में वाटर की ज़रूरत होती है। अमोनिया के एक्सटीशन में किडनी का कोई रोल नहीं होता है, या तो जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा या गिल से होकर के बाई सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। मैंने बताया था यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, लीवर में होता है। और यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, किडनी में होता है। दूसरी बात, अपन लोगों में यूरिया का फॉर्मेशन लीवर में होता है। अगर जो हम अर्थवर्म की बात करें, केचुए की बात करें, तो वहाँ पर यूरिया का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, क्लोरागोगल सेल्स के अंदर होती है। इसका मतलब अपन लोगों का लीवर और अर्थवर्म की क्लोरागोगल सेल एक दूसरे की कैसी है, एनालोगस स्ट्रक्चर होती है। एनालोगस क्या होते हैं, वो ऑर्गन जिनके फंक्शन सेम होते हैं लेकिन ओरिजिन डिफरेंट होती है, ऐसे ऑर्गन को क्या कहते हैं, एनालोगस ऑर्गन कहते हैं। दूसरी बात देखा जाए एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओरिजिन कैसी होती है, मीजोडर्मल होती है। अगर मैमल्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा जाए तो कितने पार्टों का मिलकर बना होता है, 1 पेयर मैंने बताया किडनी होती है, 1 पेयर यूरेटर होते हैं और एक सिंगल यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होता है। इतने पार्टों से मिलकर के ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम बना होता है। किडनी का शेप मैंने बताया बीन शेप्ड होता है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है। और कहाँ पर लोकेटेड होती है ये भी मैंने बताया है। कहाँ पर होती है, एब्डोमिनल कैविटी में होती है, डार्सल सरफेस में होती है। ये डार्सल सरफेस में होती है, बीन शेप्ड होती है। और किस किस के बीच में लोकेटेड होती है, लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री और थर्ड लंबर वर्टिब्री के बीच में ये फैली रहती है। मैंने बताया किडनी का आउटर पोर्शन कैसा होता है, कॉन्वेक्स, और अंदर का पोर्शन कॉन्वेक्स होता है। और किडनी चारों तरफ से रेनल कैप्सूल के द्वारा सराउंडेड होती है। अगर हम किडनी की एलएस काट करके देखें, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन किडनी का हम काट करके देखें तो देखें हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। किडनी की एलएस काट करके देखिए तो एलएस अगर जो हम किडनी की काटे देखो हमको क्या मिलता है, इस प्रकार से अगर जो हम एलएस काटते हैं तो ये अंदर का पोर्शन कॉन्केव होता है। इस कॉन्केव पोर्शन को क्या कहते हैं, हिलम कहते हैं। ये क्या कहलाता है, हिलम कहलाता है। और यहीं से क्या होता है, ये यूरेटर बाहर निकलती है, इसे क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। तो ये मैंने बना दिया यूरेटर, ये यूरेटर कहलाती है। एक किडनी में एक होता है तो 2 किडनी में 2 होंगे। दूसरी बात देखा जाए यहाँ पर क्या होती है, एक आर्टरी अंदर जाती है। इस आर्टरी को क्या कहते हैं, रीनल आर्टरी कहते हैं। तो ये क्या कहलाती है, रीनल आर्टरी कहलाती है। ये रीनल आर्टरी कहलाती है। और एक वेन इससे हिलम के स्थान से बाहर निकलती है। इस वेन को क्या कहते हैं, रीनल वेन कहते हैं। तो इसको हमने क्या कह दिया, रीनल वेन कहते हैं। तो ये हमने बना दिया, रीनल वेन बना दिया। अब दूसरी बात देखिए, मैंने ये भी बताया है कि किडनी चारों तरफ से एक कैप्सूल के द्वारा, हार्ड कैप्सूल के द्वारा सराउंडेड होती हैं जिन्हें रीनल कैप्सूल कहते हैं। तो ये मैंने बना दिया, रीनल कैप्सूल मैंने बना दिया। तो इसको क्या कहते हैं, रीनल कैप्सूल कहते हैं।
तो ये रेनल कैप्सूल कहलाता है, ये रेनल कैप्सूल कहलाता है। इसके बाद में देखा जाए किडनी का अंदर का पार्ट दो पार्टों में डिवाइड होता है। बाहर के पार्ट को क्या कहते हैं, कार्टेक्स कहते हैं। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, कार्टेक्स कहलाता है। और अंदर का पार्ट क्या कहलाता है, मेडुला कहलाता है। ये मेडुला कहलाता है। किडनी के अंदर का ये कार्टेक्स है, बाहर का पार्ट कार्टेक्स और अंदर के पार्ट को क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। दूसरी बात देखा जाए किडनी का अंदर का पार्ट्स बहुत सारे कोनिकल स्ट्रक्चर में, कोनिकल मास में डिवाइड होता है। कोनिकल मास इस टाइप से, ये कोनिकल मास के ब्रॉड पोर्शन बाहर की तरफ होते हैं और थिन पोर्शन अंदर की तरफ होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। ये कोनिकल मास होते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, इस प्रकार से ये कोनिकल मास पाए जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं, रेनल पिरामिड कहते हैं। तो ये मैंने बना दिया, रेनल पिरामिड कहलाती है। इस प्रकार से ये रेनल पिरामिड कहलाते हैं। ये रेनल पिरामिड है, हमने बना दिया। तो इनको क्या कहते हैं, रेनल पिरामिड या मेडुलरी पिरामिड कहो तो ज़्यादा अच्छा नाम है। इनको क्या कहते हैं, मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। लेबलिंग इस साइड में करते हैं। ये मेडुलरी पिरामिड कहलाते हैं। ये मेडुलरी पिरामिड कहलाते हैं। ये मेडुलरी पिरामिड कहलाते हैं। और दो इसे क्या कहते हैं, नुकीले पोर्शन को पैपली कहते हैं। क्या कहते हैं, पैपली कहते हैं। यहाँ का पोर्शन जो ये थिन पोर्शन होता है, ये थिन पोर्शन को क्या कहते हैं, ये जो थिन पोर्शन होता है उसे क्या कहते हैं, माइनर कैलिक्स कहते हैं। ये क्या कहलाता है, माइनर कैलिक्स कहलाता है। ये माइनर कैलिक्स कहलाता है। और आगे माइनर कैलिक्स मिल करके एक बड़ा कैलिक्स बनाते हैं जो मेजर कैलिक्स कहलाता है। इसे क्या कहते हैं, मेजर कैलिक्स कहते हैं। ये कैलिक्स कहलाता है। और मेजर कैलिक्स आगे की तरफ बढ़ करके फनल शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे क्या कहते हैं, रेनल पेल्विस कहते हैं। तो ये क्या कहलाता है, रेनल पेल्विस कहलाता है। पेल्विस कहलाता है, इसे रेनल पेल्विस कहते हैं। अब पेल्विस टर्म दो जगह से संबंधित है। एक तो आप देख रहे हैं किडनी से संबंधित है, और दूसरा कहाँ पर होता है, पेल्विक गडिल के अंदर एक बोन है, उसे भी हम क्या कहते हैं, पेल्विस कहते हैं। तो ये बात तुम्हें याद रखना है, पेल्विस टर्म दो जगह से रिलेटेड है, किडनी और बोन। इसी प्रकार से मैंने बताया था इलियम टर्म दो जगह से रिलेटेड है। एक तो इलियम क्या है, पेल्विक गडिल के अंदर की बोन है, इसकी स्पेलिंग क्या है, ILIUM। और दूसरा इलियम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, जिसकी स्पेलिंग क्या है, ILEUM है। ये बातें तुम्हें याद रखना है। अब देखा जाए क्या होता है, दो पिरामिड के बीच जो गैप दिख रहा है, इस गैप में क्या होता है, कार्टेक्स आकर के भर जाता है। जो ये कार्टेक्स भर जाता है उसे क्या कहते हैं, रेनल कॉलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रेनल कॉलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं। तो ये मैंने बना दिया रेनल कॉलम। रेनल कॉलम ऑफ बर्टिनी कहलाती है, बर्टिनी कहलाती है। तो मैंने तुम्हें क्या बताया, दो पिरामिड के बीच में जो गैप होता है वहाँ पर कार्टेक्स आकर के भर जाता है, जिसे क्या कहते हैं, रेनल कॉलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं। तो मैंने तुम्हें क्या बताया, किडनी के अंदर के पोर्शन को हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। आउटर पार्ट क्या कहलाता है, कार्टेक्स, और अंदर का पार्ट क्या कहलाता है, मेडुला कहलाता है। मेडुला के अंदर बहुत सारे कोनिकल मास पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। इनके ब्रॉड पार्ट किधर होते हैं, कार्टेक्स साइड में होते हैं, और इनर पोर्शन अंदर की तरफ होते हैं। इनर पोर्शन जो अंदर की तरफ पतले होते हैं
उन्हें क्या कहते हैं, पैपली कहते हैं। पैपली के पास का पोर्शन थिन होता है, इसे क्या कहते हैं, माइनर कैलिक्स कहते हैं। और माइनर कैलिक्स जब मिल जाते हैं तब मेजर कैलिक्स बनता है, और मेजर कैलिक्स आगे की तरफ बढ़ करके एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर बनाती है, जैसे रिनल पेल्विस कहते हैं। और रिनल पेल्विस से आगे की तरफ बढ़ करके क्या बनाती है, यूरिनरी ब्लैडर बनाती है, यूरेटर बनाती है, जो यूरिनरी ब्लैडर में जाकर ओपन होता है। आगे देखा जाए दो मेडलरी पिरामिड के बीच में जो गैप होता है उसे क्या कहते हैं, रिनल कॉलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिनल कॉलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं। एक बात और बताएं, किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन्स होती हैं। क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं। और नेफ्रॉन्स का ही दूसरा नाम क्या है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहलाते हैं। तो एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं, मतलब ईच किडनी कंटेन 1 मिलियन नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन क्या होते हैं, किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं। और न्यूरॉन क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं। न्यूरॉन और नेफ्रॉन में कंफ्यूज मत होना। नेफ्रॉन क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहलाती है। अब देखा जाए, अगर जो हम स्ट्रक्चर देखें, किसकी स्ट्रक्चर हम देखे जा रहे हैं, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखें, तो मैंने तुम्हें बताया है कि किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। और एक किडनी के अंदर नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स कितने मिलते हैं, 1 मिलियन पाए जाते हैं। ये बात तुम्हें याद रखना है। तो स्ट्रक्चर हम नेफ्रॉन की देखने जा रहे हैं, नेफ्रॉन की कैसी स्ट्रक्चर होती है। तो जरा अपन देखें, बात करें नेफ्रॉन के बारे में। हाँ, तो मैंने बताया कि नेफ्रॉन क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं किडनी के। अब नेफ्रॉन कितने पार्टों से मिलकर बने होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। और ये भी मैंने बताया है कि एक किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स का नंबर कितना होता है, 1 मिलियन होता है। और नेफ्रॉन का ही दूसरा नाम क्या है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं, एक कौन सा होता है, ग्लोमेरुलस होता है, और दूसरा क्या होता है, रिनल ट्यूब्यूल्स होते हैं। मतलब नेफ्रॉन को हम 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं, कौन कौन सा, एक ग्लोमेरुलस है और दूसरा रिनल ट्यूब्यूल्स कहलाते हैं। तो देखा जाए नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं। ये रिनल ट्यूब्यूल मैंने बताया। रिनल ट्यूब्यूल का ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, डबल वाल्ड, इसे क्या कहते हैं, बोमेन कैप्सूल कहते हैं। तो ये क्या कहलाता है, बोमेन कैप्सूल कहलाता है। ये बोमेन कैप्सूल कहलाता है। इतना पोर्शन यहाँ से यहाँ तक जो हाईली कॉइल्ड होता है उसे क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं।
शार्ट में से क्या कहते हैं, पीसीटी कहते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इस यू शेप्ड स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, हेनलेस लूप कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, हेनलेस लूप कहलाता है। तो ये है, ये हेनलेस लूप कहलाता है, ये लूप है, ये हेनलेस लूप कहलाता है। हेनलेस लूप जो होता है ये 2 आर्म का बना होता है। इस आर्म को क्या कहते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, ये डिसेंडिंग लिम्ब कहलाती है, ये डिसेंडिंग लिम्ब कहलाती है। और इस वाली लिम्ब को क्या कहते हैं, एसेंडिंग लिम्ब कहते हैं। इस वाली लिम्ब को क्या कहते हैं, एसेंडिंग लिम्ब कहते हैं। ये एसेंडिंग लिम्ब कहलाती है, ये एसेंडिंग लिम्ब कहलाती है। और दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, हेनलेस लूप कहते हैं। क्या कहते हैं, हेनलेस लूप कहते हैं। ये वाला पोर्शन जो कॉइल्ड होता है इसे क्या कहते हैं, डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं, मतलब डीसीटी कहते हैं, डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, ये कलेक्टिंग डक्ट कहलाती है। तो इसे हमने क्या कर दिया, ये कलेक्टिंग डक्ट कहलाती है। तो ये रिनल ट्यूब्यूल्स के बारे में मैंने बताया। यहाँ पर क्या होता है, ये ग्लोमेरुलस होता है। इस प्रकार से इसे क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो ये ग्लोमेरुलस है। ये मान लेते हैं क्या है, ये एक आर्टीरियल ब्लड को इसमें ला रही है। ये जो आर्टीरियल ब्लड को लाती है उसे क्या कहते हैं, एफरेंट आर्टीरियल कहते हैं। तो ये एफरेंट आर्टीरियल कहते हैं, आर्टीरियल कहा जाता है। और ये इसके अंदर आने के बाद पतली पतली कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। तो जो कैपिलरीज का ग्रुप बनता है उसे क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। इस प्रकार से पतली पतली कैपिलरीज में डिवाइड हो गई, कैपिलरीज के ग्रुप को क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो ये मैंने क्या बना दिया, ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो ये है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, मैलपीजियन बॉडी कहते हैं। तो ये क्या कहलाती है, मैलपीजियन बॉडी कहलाती है। या इसी को क्या कहते हैं, रिनल कैप्सूल कहते हैं या रिनल कार्पिसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिनल कार्पिसल्स कहते हैं। अब इसकी सारी कैपिलरीज आपस में मिल करके एक पतली आर्टीरियोल बनाती है, जैसे क्या कहते हैं, एफरेंट आर्टीरियोल कहते हैं। ये क्या कहलाती है, एफरेंट आर्टीरियोल कहलाती है, आर्टीरियोल कहलाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, किसका डायमीटर ज़्यादा होता है, एफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर ज़्यादा होता है और एफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर कम होता है। इस पर क्वेश्चन आ चुका है। एफरेंट आर्टीरियोल ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड को लाता है और एफरेंट आर्टीरियोल ग्लोमेरुलस से ब्लड को बाहर ले जाती है। इस कप शेप, डबल वॉल्ड कप शेप स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, बोमेन कैप्सूल कहते हैं। और ये रिनल एफरेंट आर्टीरियोल बोमेन कैप्सूल में आकर के पतली पतली कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। जो कैपिलरीज का ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, मैलपीजियन बॉडी कहते हैं या रिनल कार्पिसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिनल कार्पिसल्स कहते हैं। अब देखा जाए क्या होता है, ये एफरेंट आर्टीरियोल होती है। ये एफरेंट आर्टीरियोल पतली पतली ब्रांचों में डिवाइड हो जाती है। अब ध्यान से देखिए, इस प्रकार से पतली पतली कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है और ये कैपिलरीज क्या काम करती है, इस प्रकार से इसके चारों तरफ पूरा एक नेट बना देती है। इसके चारों तरफ एक पूरा नेट बना देती है। देखो कैसे नेट बनता है, ये कैपिलरी आकर के इसमें ओपन हुई,
इस प्रकार से पूरा एक नेट बना देंगी, पूरा एक नेट बना देती है। पूरे नेफ्रॉन के चारों तरफ, मतलब ये जो ट्यूब्यूल्स होती हैं उनके चारों तरफ पूरा एक नेट बना देती है। नेट से बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है वो हम तुम्हें बाद में बताएंगे। ये इस प्रकार से एक नेट बन गया, ये नेट बन गया। ये पूरी इस प्रकार से इसके चारों तरफ एक नेट बना देती हैं। तो रीनल ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ जो कैपिलरी का नेट बनता है उस नेट को क्या कहते हैं? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। तो ये क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि यूरिनरी के नेफ्रॉन्स की ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ जो कैपिलरी का नेट बनता है उस नेट को क्या कहते हैं? तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। तो ये मैंने बना दिया पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, और सारी कैपिलरीज मिल करके ये किडनी से बाहर निकलती हैं। इसे क्या कहते हैं? रीनल वेन कहते हैं। तो ये क्या कहलाती है? ये रीनल वेन कहलाती है, रीनल वेन कहलाती है। और बोमेन कैप्स, ये हेलेस लोब के जो पैरेलल कैपिलरी रन करती है, उस पैरेलल ब्लड कैपिलरीज को क्या कहते हैं? वासा रेक्टा कहते हैं। ये क्या कहलाती है? वासा रेक्टा कहलाती है, रेक्टा कहलाती है। ये वासा रेक्टा कहलाती है। और जो कैपिलरीज का नेट पाया गया है उसे क्या कहते हैं? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। तो ये क्या कहलाती है? ये पेरीट्यूबुलर ट्यूबुलर कैपिलरीज कहलाती है, कैपिलरीज। ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहलाती है। इस प्रकार से ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर होती है। फिर से समझ लीजिए, देखो मैंने क्या बताया, इसकी लेबलिंग पर क्वेश्चन आ सकता है। फिर से देखा जाए क्या होता है, क्या चीज मैंने बताया। प्रत्येक किडनी के अंदर लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं, और नेफ्रॉन का ही दूसरा नाम क्या होता है? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। प्रत्येक नेफ्रॉन दो पार्टों में डिवाइड होता है। एक कौन सा होता है? ग्लोमेरुलस होता है, और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं। रीनल ट्यूब्यूल्स के बिगनिंग जो होता है वो डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे बोमेन कैप्सूल कहते हैं। और बोमेन कैप्सूल के बाद का पार्ट हाईली कॉइल्ड होता है, जिसे क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और इसके बाद जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, हम यू शेप्ड स्ट्रक्चर न कहें, ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, हेयर पिन शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, जिसे क्या कहते हैं? हेलेस लोब कहते हैं। और हेलेस लोब में 2 आर्म होती हैं। इस आर्म को क्या कहते हैं? डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं, और इस आर्म को क्या कहते हैं? एसेंडिंग लिम्ब कहते हैं। दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? हेलेस लोब कहते हैं। एसेंडिंग लिम्ब के बाद का पोर्शन फिर हाईली कन्वोल्यूटेड होता है, जैसे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एक स्टेट ट्यूब्यूल में जाकर के ओपन होती है, जैसे कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? मैल्पीजियन बॉडी कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं? रीनल कार्पिसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रीनल कार्पिसल्स कहते हैं। तो ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। इसके बाद आगे की चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे।